हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। चलिए आज के सेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोग प्रैक्टिस सेट पेपर टू जो कि झारखंड के 100 प्रश्न होते हैं और ये क्विक रिवीजन देखेंगे, है ना। और यह इसमें 100 प्रश्न है जो कि झारखंड के हैं, साथ ही साथ जेपीएससी के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है, जेएसएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। झारखंड सचिवालय हो गया, है ना, झारखंड एसआई, झारखंड पुलिस, झारखंड कांस्टेबल के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि झारखंड का जीके है तो सभी में पूछा जाता है। और ये क्विक रिवीजन देख रहे हैं, ठीक है ना। जेपीएससी पीटी पेपर टू में 100 प्रश्न झारखंड के होते हैं। पेपर वन में 100 प्रश्न पूरा जीएस रहता है, जिसमें 10 झारखंड के ही रहता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, CNT एक्ट 1908 की धारा 41 के अनुसार अनाधिभोगी रैयत को बेदखल के आधार पर निम्न में से कौन से हैं। तो देखिए, पहला इसमें दिया है कि तीसरे वर्ष के प्रारंभ में के बाद 90 दिनों के अंतर पिछले 2 वर्षों के लगातार चुकाने का असफल रहे हो। और दूसरा है ऑप्शन की अपने भूस्वामी के बीच की सुविधा को निबंधों की किसी शर्त को न मानने पर। और सी है उचित लगान पर भुगतान करने से सहायक न होना। और डी है इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए राइट आंसर है, क्योंकि धारा 41 में अनाभोगी रैयत की बेदखली के आधार पर ये सभी प्रावधान को बताया गया है, ठीक है ना। जैसे तीसरे वर्ष के प्रारंभ में 90 दिनों के अंदर पिछले 2 वर्षों तक लगान चुकाने में असफल रहने पर, और जोत के स्वामिष्ट भूमि का उपयोग किसी अनुपयुक्त तरीके से नहीं किया हो, जिससे भूमि की तात्विक, है ना, रूप में कमी आती है। और तीसरा है कि अपने भूस्वामी के बीच संविदा के निबंधों की किसी शर्त को न मापने पर। और 4 पॉइंट है कि अगर किसी भी रजिस्ट्री पट्टे में वह अभिभोगी से प्रवेश हुआ हो या उचित लगान का भुगतान करने में समर्थ न हो। तो ये सभी प्रावधान है जो कि बेसिकली हमको देखने को मिलता है धारा 41 में, है ना, CNT एक्ट 1908 में। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, CNT एक्ट की धारा 43 के आधार पर निम्न में से किस प्रकार की भूमि को अध्याय 4 और अध्याय 6 की भूमि लगान की छूट से प्राप्त है। तो यह बताया जाता है आपका, देखिए, सरकार के द्वारा स्थानीय प्राधिकरण या रेलवे कंपनी की अर्जित भूमि और किसी भी छावनी के भीतर सरकार की भूमि। और सी है ऐसे भूमि जिसका उपयोग सड़क, नहर और तटबंध बांध के रूप में हो। उपयुक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न, CNT एक्ट की किस धारा के अंतर्गत रैयत द्वारा अपने अधिकारों को अंतर्गत पर अधिकार लगाया गया है। तो ये लगाया गया है धारा 46 के द्वारा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, और CNT एक्ट की धारा 46 के अनुसार यदि किसी अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग के सदस्य हो तो वह किसके अनुमति के बाद अपने जोत के किसी भाग का विक्रय, दान या अंतराल उसी को कर सकता है जो कि अधिभोगी रैयत की स्थानीय थाना का निवासी हो या अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। तो उपायुक्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा धारा 46 के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा के तहत भू धारण और ग्राम मुखिया के लगान को वृद्धि का प्रावधान है। तो यह है धारा 9 के तहत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, SPT एक्ट के किस धारा के यह कहा जाता है कि भूस्वामी उपायुक्त की सहमति के बिना बंदोबस्ती हेतु भूमि को या जोत या उपविभाजन नहीं होगा। ये धारा 30 में इसका विवरण बताया जाता है। बंदोबस्ती उद्देश्य की किसी भी खाली जोत या उपविभाजन नहीं किया जाना, है ना। नेक्स्ट, SPT एक्ट की धारा 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति यदि बंदोबस्ती की प्रक्रिया को असंतुष्ट हो तो वह उसके विरुद्ध कितने दिनों के अंदर उपायुक्त के पास अपना आपत्ति दर्ज करा सकता है। तो यह 1 वर्ष के अंदर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, SPT एक्ट की धारा 32 के आधार पर किसे यह अधिकार है कि वह अपनी इच्छा या किसी रैयत के आवेदन पर विचार कर उस व्यक्ति को बंदोबस्ती से बेदखल कर सकता है जिससे संथाल परगना में किसी भी विधि का उल्लंघन कर कृषि भूमि का अतिक्रमण किया हो। तो यह है उपायुक्त के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, 9 निम्नलिखित में से यह अधिकार है जो कि SPT एक्ट के आधार पर किसी भी लगान की कमी कर सकता है और जिससे जोत के बालू पड़ जाना, पानी भर जाना या जोत के भू स्वामी सिंचाई की व्यवस्था नहीं करता है आदि कारणों पर लगान में कमी हो जाएगी। तो यह आयुक्त के द्वारा बताया गया है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है 10 में देखिए, SPT एक्ट के आधार पर क्या रैयत अपने भूस्वामी, ग्राम प्रधान या मूल रैयत को डाक मनी ऑर्डर के द्वारा लगान का भुगतान कर सकता है। तो बिल्कुल कर सकता है। ऑप्शन नंबर
ए राइट आंसर है। देखिए धारा 45 के तहत डाक मनी ऑर्डर के द्वारा लगान को भुगतान कर सकता है और भूस्वामी, ग्राम प्रधान या मूल रैयत को डाक मनी ऑर्डर के द्वारा लगान का भुगतान कर सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है जैप वन के अलग होने वाली दूसरी वाहिनी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह आपका देखने को मिलेगा सिमलिया, ऑप्शन नंबर सी में। नेक्स्ट है 12 नंबर प्रश्न है, झारखंड सरकार के द्वारा पहली बार अधिक संख्या में जिला खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई, यह नियुक्ति कितने जिलों में की गई है, तो यह 24 जिला, ऑप्शन नंबर सी से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कोरोना संक्रमण काल में ऑनलाइन पढ़ाई की सहारा बन रहा है, इसके लिए झारखंड के NCERT के अंतर्गत 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए जिस प्लेटफॉर्म का शुरुआत किया जा रहा है उसका नाम क्या था, तो जोहार पाठशाला, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 14 नंबर प्रश्न है और इसमें बताया जा रहा है, देखिए इसमें थोड़ा सा लेसन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जोहार पाठशाला इस प्लेटफॉर्म का कार्य कोल्हान आयुक्त के निर्देश पर चला रहा है और यह वीडियो की कोल्हान प्रखंड के 3 जिला जमशेदपुर, चाईबासा और सरायकेला खरसावां, है ना, ये तीनों जिला है। जमशेदपुर का यानी पूर्वी सिंहभूम का हेडक्वार्टर जमशेदपुर है ना, और चाईबासा आपका पश्चिमी सिंहभूम का है, इसके बाद सरायकेला खरसावां, सरायकेला के अंतर्गत जिला पदाधिकारियों के साथ अनुभवी शिक्षकों के सहयोग से तैयार किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, निजी स्कूल के पढ़ने वाले BPL बच्चों की फीस कितना प्रतिशत राशि केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा वहन की जाती है, तो यह 60 to 40%, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा ना। सरकार देखिए राज्य इसमें जो है फ़ी के बारे में 60% यानी 60% तथा राज्य सरकार द्वारा 40% यानी सेंट्रल सरकार जो देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट वो देगा 60% और स्टेट गवर्नमेंट 40%, है ना। राज्य के वर्ष 2011 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रभावित है और इसके तहत मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में एंट्री क्लास में कुछ सीटों को 25% सीटों BPL बच्चों के नामांकन की प्रावधान है। नेक्स्ट है फादर लुइस फ्रैंकल का निधन हो गया है, वे कौन थे, तो ऑप्शन नंबर इसका ए और बी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व निदेशक XISS और पूर्व प्राचार्य संत जेवियर कॉलेज, है ना। नेक्स्ट है गेल इंडिया का मदर स्टेशन कहाँ खुलने वाला है, तो गेल इंडिया का मदर स्टेशन खुलने वाला है नामकुम में, है ना, नामकुम जो कि रांची में स्थित है और यहाँ पे सर्वर में गेल इंडिया का मदर स्टेशन खुलने की बात की जा रही है, तो ऑप्शन नंबर जो है नामकुम इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है और देखिए नेक्स्ट है कि आजीविका संवर्धन हुनर अभियान आशा के तहत कितने ग्रामीण महिलाओं की आजीविका का सशक्त माध्यम से जोड़ा जाएगा, तो यह 17 लाख। चंपा यानी कि ACMPA का उद्देश्य पूछा जा रहा है, तो इसका जो उद्देश्य है वह है, मुख्य उद्देश्य देखिएगा तो प्रतिरूपण वनरोपण के लिए फंड का नियंत्रण एवं प्रबंधन, है ना। इसका फुल फॉर्म देख लीजिएगा, C for कॉम्पेंसेंट्री, A for ऑफरेस्टेशन फंड्स एंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये एक कोष है जो कि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए फंड का नियंत्रण एवं प्रबंधन करती है। मुख्यमंत्री जन वन योजना के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए, तो इसमें गलत कथन का चयन करना है कि यह योजना मुख्य उद्देश्य राज्य के वन आवांक्षी को बढ़ाना तथा पर्यावरण की स्थिति को सुधार लाना है। दूसरा, इस योजना का शुरुआत नवंबर 2015 में हुई है और इस योजना का प्रोत्साहन 70% है। और डी है कि इस योजना का विधिवत कार्यान्वयन वित्तीय 2016-17 से हुआ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए इस योजना जो प्रोत्साहन 70% है ना वो गलत है, प्रोत्साहन जो शुरुआत हुई थी वो 50% थी जिसके बाद बढ़कर 75% हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है झारखंड राज्य के गरीबी ग्रामीणों तथा आदिवासियों के जीवन स्तर को बेहतर करने के उद्देश्य से भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन यानी BRLF द्वारा किस विभाग के सहयोग के राज्य में 24 नॉन CFT प्रखंडों में MOU कर कार्य प्रारंभ किया जा रहा है, तो ग्रामीण विकास विभाग, ठीक है ना। नेक्स्ट है सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व की स्थापना 2001 में हाथी परियोजना के तहत की गई है। यह देश का पहला हाथी आरक्षित क्षेत्र है। इसका फैलाव निम्न में से किस जिले में नहीं है, तो खूंटी में नहीं है, बाकी पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला ऑप्शन में है, तो वह है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 2017 के में झारखंड राज्य की सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 23.27 MW है ना। नेक्स्ट है 23 प्रश्न है और 23 प्रश्न में देखिए नागपुरिया आराम ना अर्थात एतवार क्रिया केयर गिरजा वचन नामक पुस्तक का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है, तो गोस्कर मिशन के द्वारा किया गया है। 1915 में गोस्कर मिशन ने नागपुरिया आराम
ना अर्थात इतवार करे गिरजावरन वचन नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। नेक्स्ट 24, नागपुरी साहित्य की रचना और रचनाकार का सही मिलान करना है। नागपुरी भाषा का साहित्य केसरी कुमार को जाता है श्रेय, और नल चरित्र जो कि दृगपालराम देवरिया, लैंग्वेज हैंडबुक ऑफ सदानी 1921 ये जाता है फादर हेनरिक फ्लोर को, और ठाकुर विश्वनाथ शाही ये विश्वनाथ प्रसाद केसरी को जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 25, कुरमाली भाषा के संबंध में सही कथन को चयन कीजिए। तो कुरमाली भाषा मगधी अपभ्रंश से निकली हुई है, और कुरमाली भाषा पुस्तक को व्यवसाय मार्ग ने लिखा है, और विनोद सिंह गोरिया को कुरमाली का सूर कहा जाता है। तो याद रखिएगा, कुरमाली का सूर किसे कहा जाता है? विनोद सिंह गोरुगिया को कहा जाता है। ये सभी कथन सही है। नेक्स्ट है, कुरमाली शिष्ट साहित्य की शुरुआत कब हुई है? तो ये 14वीं सदी में हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, गलत कथन का चयन करना है, और गलत कथन इसमें कौन है इसको देखना है। तो पहला है, कुरमाली ठप गीत अगहन के फागुन माह तक गाया जाता है, और उगदा गीत माघ में सावन तक गाया जाता है। सरहुल गीत फागुन के जेठ तक गाया जाता है, और सोहराई गीत के 4 उपभ्रंश करमसम, चाचर, डहरवा, बरदेखे से, लगन और झुकान है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें बी है वो गलत है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 28, विनोद सिंह गीतों की किस पुस्तक प्रकाशित किया है? तो यह क्या है? आदि झूमर संगीत, ऑप्शन नंबर ए। भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में सहयोग में झारखंड राज्य के कितने जिलों को 24 प्रखंड MOU कर कार्य आरंभ किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है 6 जिला में, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। और ये देख लीजिए 6 जिला कौन है? गुमला, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहेबगंज और छठा गोड्डा के अंतर्गत 24 नॉन CFT प्रखंडों के MOU कर आरंभ किया जा रहा है, और पार्टनरशिप में मनरेगा कार्यक्रम की निधि का बेहतर उपयोग करते हुए इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट के सिद्धांत पर आधारित है, और वाटर सीड अप्रोच को अपनाए हुए लैंड एंड वाटर ट्रीटमेंट का कार्य करेगा। नेक्स्ट है, बिरसा हरित ग्राम योजना के अंतर्गत 20,000 एकड़ लक्ष्य के विरुद्ध कुछ कितने एकड़ के आम एंड मिश्रण बागवानी का कार्य वित्त वर्ष 2020-21 में किया गया? तो यह किया गया 26,000 एकड़, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावित परिवार जिसके पास अपना घर है और जिसका घर अधिग्रहित कर लिया गया हो को प्रत्येक एकल परिवार को कितने तक के लागन की भूमि आवंटित की जाएगी? तो यह बात की गई है ग्रामीण क्षेत्र के 10 डिसमिल, और जो शहरी क्षेत्र है उसमें 5 डिसमिल की बात की गई है, और ऑप्शन नंबर ए और बी, और ऑप्शन नंबर ए और बी में से कोई नहीं। तो देखिए, प्रभावित ग्रामीण के लिए पुनर्वास और पुनर्वास लाभ ऐसे किसी भी प्रभावित परिवार जिसके पास अपना घर और जिसका घर अधिग्रहित कर लिया गया हो को प्रत्येक एकल परिवार के लिए अर्जित किए गए भूमि के ये ग्रामीण क्षेत्र के 10 डिसमिल तथा शहरी क्षेत्र के 5 डिसमिल तक के लिए किसी भी लागत आवंटित की जाएगी। तो इस नियम के अंतर्गत प्रभावित परिवारों को आवंटित भूमि या घर सभी प्रकार के ऋण को भागों को मुक्त होंगे। देखिए, ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो गलत दिया है मे भी, क्योंकि 5 डिसमिल ग्रामीण, 10 डिसमिल ग्रामीण के लिए, 5 डिसमिल शहरी के लिए बात की गई थी शायद ये स्कीम में। तो ऑप्शन नंबर इसको ए होना, ए और दो दोनों होना चाहिए, यानी सी। ठीक है ना। नेक्स्ट है 22, गोड्डा में हेडलूप मेगा क्लस्टर का 70 करोड़ शुभारंभ किया गया है। यह किस औद्योगिक नीति के तहत किया गया? तो यह किस औद्योगिक नीति के तहत किया गया है? तो झारखंड औद्योगिक नीति 2012 के तहत किया गया है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। नेक्स्ट है, निम्न में से किस नीति के संबंध में 2015 से है? तो यह सभी नीति 2015 से, क्योंकि झारखंड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति ये भी 2015 में है, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति और निर्यात नीति ये सभी 2015 से है। नेक्स्ट, मुंडा शासन व्यवस्था में ग्राम सभा के बैठक का अध्यक्षता कौन करता है? तो ग्राम सभा की अध्यक्षता का बैठक जो करता है वो मुंडा करता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या मांझी का कार्य नहीं है? तो मांझी का कार्य देखिएगा तो आपको लगान वसूलना है, झगड़े का निपटारा भी कराना है क्योंकि अनुभवी होते हैं, और विवाद संबंधित स्थापित की अनुमति देता है। विवाद समस्याओं का सुलझाना ये मांझी के कार्य नहीं है। प्रशासनिक न्यायिक अधिकार, ग्राम सभा बुलाना, गाँव के झगड़े को निपटारा, लगान वसूल तथा विवाहिक स्थापित करने के लिए अनुमति देना। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं है, बाकी सही है। ठीक है ना। ढोगरो शोर शासन व्यवस्था जो है ना प्रणाली, खड़िया घाट किसे कहा जाता है? तो खूट का अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चिक बड़े जनजाति के अंतर ग्रामीण
परिषद में राजा के सहायता के लिए कौन होता है? तो दीवान पानिर होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, करमाली जनजाति शासन व्यवस्था में मुश्किलें समस्याओं का सुलझाने के लिए कौन सा पंचायत बैठता है? तो यह सत गवाइन बैठता है, जिससे करमाली जनजाति में प्रमुख विशेषता है सदान समुदाय की जनजाति का मुख्य जमाव हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, गिरिडीह, रांची, सिंहभूम, संथाल परगना प्रजाति प्रोटोस्टोलाइड है और इसके 7 गोत्र हैं जो निम्न है: कछुआर, साधवार, केथवार, खलखोहार, करहर एवं तिरकी। बहुमूल्य हटुआ है, याद रखिएगा। बहुविवाह की प्रथा प्रचलित है। जनजाति का प्रधान माली कहलाता है। परंपरागत पेशा लोहा, गलान एवं उसके औजार बनाना। प्रधान देवता सिंहभोगा। धार्मिक प्रधान पाहन या नाथा। परगना सत पर मुश्किल समस्याओं का सुलझाने के लिए सत गवाइन पंचायत बैठती है। अतः ग्रामीण मामलों के निष्पादन इसी पंचायत द्वारा किया जाता है। सत गवाइन के प्रधान को परगना मालिक कहते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 39 और 39 में प्रश्न पूछा जा रहा है कि करमाली जनजाति शासन व्यवस्था का सही कथन बताइए। तो गांव के स्तर पर जातीय पंचायत का प्रधान मालिक कहलाता है और पंच गवाइन का प्रधान परगना मालिक कहलाता है। मालिक के पद का चुनाव होता है। सभी कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो सही है, क्योंकि गांव के स्तर पर जातीय पंचायत का प्रधान मालिक कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कंवर जनजाति के परंपरागत जातीय पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो वह स्याना कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जॉन बैप्टिस्ट हॉफमैन निम्न में से किस चर्च के साथ जुड़े हैं? तो यह जुड़े हैं आपका रोमन कैथोलिक मिशन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। रोमन कैथोलिक मिशन की अगर बात करेंगे तो इस मिशन का झारखंड में प्रवेश वर्ष 1869 को फादर स्टोकमैन चाईबासा के प्रयासों से हुआ है। वास्तविक क्रियाकलाप 23 नवंबर 1885 को फादर कंस्टार्ट लिबन के आने से प्रारंभ हुआ है और इस मिशन का मुख्यालय रांची पुरुलिया रोड में 1886 ईस्वी में बनाया गया है। संग्राम छोटा नागपुर में लिबन साहब बहुत लोकप्रिय थे। फादर जॉन हॉफमैन का आगमन 1893 ईस्वी में हुआ था। हॉफमैन का योगदान भू राजस्व संबंधित सुधारों में थी और 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पर हॉफमैन का गहरा प्रभाव पड़ा था, है ना। इनसाइक्लोपीडिया ऑफ पुंडारी की रचना फादर जॉन हॉफमैन ने की थी और रोमन कैथोलिक मिशन के एनी महत्वपूर्ण धर्म प्रचारण का फादर पंडित लीडन थे। ठीक ना। नेक्स्ट है 42 प्रश्न है और 42 प्रश्न में देखिए क्या बताया जा रहा है कि संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किसे आदरपूर्वक एपोस्टेट ऑफ संथाल कहा जाता है? तो डॉक्टर एड्रू कॉम्पबेल को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ द स्कॉटलैंड से जुड़े वह व्यक्ति कौन है जिसे तत्कालीन ब्रिटेन सरकार ने केसर हिंद की उपाधि दी थी और प्रथम श्रेणी का मजिस्ट्रेट नियुक्त किया? तो यह डॉक्टर एंड्रू कैम्पबेल है, ऑप्शन नंबर सी। आयरलैंड के डबलिन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट बन निकले एक दर्जन आदिवासी युवकों को झारखंड के किस जिले में 1892 में डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन की स्थापना की है? तो हजारीबाग, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डबलिन यूनिवर्सिटी की स्थापना 1892 ईस्वी में हजारीबाग में डबलिन मिशन ब्रदर द्वारा डबलिन मिशन ब्रदर्स के प्रयास से दक्षित होने वाले प्रथम व्यक्ति गणपत था, जिसे गर्बियल नाम मिला और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान संत कोलंबस कॉलेज 1899 ईस्वी में हजारीबाग में खोला गया था और यह कॉलेज अविभाज्य बिहार का सबसे बड़ा कॉलेज है और इस कॉलेज का प्रथम आचार्य जो हुआ करते थे R.J. मरे थे और डबलिन मिशन ने 1920 ईस्वी में संत किरण कन्या विद्यालय की स्थापना की है। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 45। अविभाज्य बिहार के सबसे पुराना कॉलेज संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना कब हुआ? तो 1899 ईस्वी में हुआ है। रियो डी जेनेरियो होने वाले ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने वाली झारखंड की पहली महिला हॉकी खिलाड़ी निम्न में से कौन है? तो निकी प्रधान है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा निकी प्रधान। निम्नलिखित में से वह महिला खिलाड़ी जो कि स्पोर्ट्स इलस्ट्रेट के कवर पेज पर छपने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी? तो शुभ लक्ष्मी, ऑप्शन नंबर ए। शुभ लक्ष्मी की बात कीजिएगा तो हजारीबाग जिला से बिलोंग करती है और यह भारत महिला क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज है ना। स्पोर्ट स्टेट के कवर पेज पर छपने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेट बनी और भारत के लिए 1 टेस्ट, 10 वनडे और 18 T20
है ना, मैच खेल चुकी है और इनका विवाह 2019 में संपन्न हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है झारखंड की प्रसिद्ध तीरंदाजी पूर्णिया महतो की किस वर्ष द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2013 में। पूर्णिया महतो बेसिकली जमशेदपुर झारखंड के निवासी है और तीरंदाजी खेल से संबंधित रखती है। 1892 में इंडियन आचार्य टीम में चयन, 1994 में टाटा स्टील की ज्वाइन किया और 1997 में नेशनल चैंपियनशिप जीता। टाटा आचार्य एकेडमी का कोच बनाई गई है और 2013 में द्रोणाचार्य पुरस्कार जीती। 1899 में राष्ट्रीय मंडल खेल रजत पदक जीते थे। ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। वरुण एरुण निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसका जन्म जमशेदपुर में हुआ, झारखंड की है और दाएं हाथ की गेंदबाज है और इन्होंने प्रथम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच इंग्लैंड के विरुद्ध अक्टूबर 2011 में खेला था। साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग के दिल्ली डेयर डेविल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और राइट चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए भी खेल चुका है। वरुण एलोन घरेलू क्रिकेट झारखंड के लिए खेलते हैं। तो याद रखिएगा, ये फेमस इंपॉर्टेंट लाइन था। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमलता अग्रवाल के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सातों महाद्वीपों के शिखर पर चढ़ने वाला प्रेमलता अग्रवाल पहली झारखंड महिला बनी, तो बिल्कुल सही है ना। प्रेमलता अग्रवाल की बात कीजिएगा तो 28 साल की उम्र में, है ना, यह माउंट एवरेस्ट पे शिखर चूमी थी। और नेक्स्ट है कि 2011 में माउंट एवरेस्ट के अभियान किया और माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया, ये भी सही है। सेमेस्टर अभियान के लिए इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, यही गलत है, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। और 2008 में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर भी फतह किया। तो ऑप्शन नंबर सभी सही है, लेकिन सी इज़ राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है ना। तो सी राइट आंसर हो जाएगा, पद्म भूषण की जगह पे पद्म श्री होना चाहिए। ठीक है ना, ये एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई है? तो ये आपको हुआ, टाना भगत आंदोलन की जो प्रारंभ हुआ है 1914 में हुआ है और यह चिगनी नवाटोली जो कि गुमला जिला में स्थित है और वहीं से इसका शुरुआत हुआ है। इसका स्वरूप धार्मिक राजनीतिक आंदोलन के अस्त्र अहिंसा आंदोलन की शुरुआत नवाटोली गुमला से प्रसार हुआ था। और याद रखिएगा, इसमें मांडर में टाना भगत आंदोलन का नेता शिबू भगत था। दादरा घाघरा क्षेत्र में नेता बलराम भगत, किशनपुर के नेता भिखू भगत और देवमनिया नामक महिला का संबंध टाना भगत आंदोलन से है। तो याद रखिएगा, देवमनिया नामक महिला है, इससे संबंधित है, किससे? टाना भगत आंदोलन से। नेक्स्ट प्रश्न है, सपाहुड़ आंदोलन के जनक लाल हेम्ब्रम थे, जिन्हें लाल हेम्ब्रम के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, जिसकी शुरुआत 1870 ईस्वी में हुई। लाल बाबा ने आज़ाद हिंद फौज के दर्ज पर संथाल परगना में किस दल का गठन किया गया? तो यह देशों द्वारक दल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, झारखंड का पहला एशियाई मिशन गौसलर मिशन 1845 ईस्वी में रांची पहुंच, तब रांची के कमिश्नर कौन थे? तो कर्नल औसले थे। कौन थे? कर्नल औसले थे। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड पार्टी की स्थापना जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में 1950 ईस्वी में हुई थी और झारखंड पार्टी का कांग्रेस में विलय 1963 ईस्वी में हो गया था। तो झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? तो मुर्गा छाप था, याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, लाडलाउद शिवपुर व बाराहलिया गरब सोता किस ज़िले में स्थित है? ये पाकुड़ जिला में स्थित है। ठीक है ना, पाकुड़ जिला में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? तो कुआं है, क्योंकि कुआं से 30% पूरा सिंचाई की जाती है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उरांव जनजाति के त्यौहार के अवसर पर पुरुष और महिला के द्वारा पहने जाने वाली वस्त्र को क्या कहा जाता है? तो केरिया और खनरिया कहा जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, खरवार जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं? तो खरवार जनजाति के पंचायत को क्या कहते हैं? तो बैठकी कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, 59 नंबर प्रश्न है। 59 नंबर प्रश्न देखिए, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है? तो ओलोल दाय, जो कि असल विवाह के नाम से फेमस है। खड़िया जनजाति में प्रमुख जनजाति का यह लोकप्रिय विवाह है और ये जनजाति का नाम खड़िया पड़ा है क्योंकि यह पालकी ढोने का काम करते थे। ठीक है ना। युवा गिरी गुतियो है और विवाह बधुमूल्य का परिचलन विवाह का सर्वाधिक प्रचलित ओलोलदाय यानी असल विवाह है। गोंड जाति के लोग स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो यह कहते हैं आपका दीपा या ब्योर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, चिक बड़े जनजाति के पुनर्विवाह को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है, बताइए, सगाई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किस जनजाति के धर्म को रिजले के जीववाद कहा जाता है? तो यह कहा जाता है सूर्या पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सही है? तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 ईस्वी को बिहार विधानसभा 25 अप्रैल 2000 को पारित किया गया, ठीक है ना। बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा 2 एवं 11 अगस्त 2000 को पारित किया गया, और दोनों कथन सही है। तो बिल्कुल दोनों कथन सही है, ठीक है ना, क्योंकि बिहार राज्य पुनर्गठन 2000 ईस्वी में ही राज्य की भाग झारखंड हेतु बिहार राज्य विधेयक पारित किया गया था, और 25 जुलाई को लोकसभा के विधेयक बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक था। उड़ीसा का विरोध सरायकेला खरसावां उड़ीसा में मिला जाने के मांग को लेकर, परंतु सरकार ने मांग नहीं मानी। लोकसभा में देखिएगा तो 2 अगस्त 2000 को पेश किया गया था, राज्यसभा में 11 अगस्त 2000 को, और राष्ट्रपति द्वारा 25 अगस्त 2000 को मंजूरी मिलने के बाद बिहार राज्य को 2 भागों में विभाजित किया गया था। बिहार झारखंड से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वां राज्य के स्थान पे, ठीक है ना। तो उसमें राष्ट्रपति याद रखिएगा आर नारायण थे, और पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और नेक्स्ट प्रश्न है हेरो गीत कब गाया जाता है? तो हेरो देखिएगा धान बुवाई के समय गाया जाता है। तो हेरो हेरो यानी हर जोते हैं ना धान बोने के समय, तो रिलेट कर लीजिएगा फॉर रिमेम्बरिंग, धान बुआई के समय हेरो गीत गाया जाता है, ठीक है ना। पटना उच्च न्यायालय के स्थायी बेंच रांची कब स्थापित हुआ था? तो यह 1972 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है किटा विश्वविद्यालय में झारखंड निवास के लिए शुल्क की राशि कितनी प्रतिशत है? तो यह 25%, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से किस विवाह में वधू के पाने के लिए वधू के माता पिता को रिश्तेदारों को कुछ धन देना पड़ता है? तो ये देना पड़ता है क्रय विवाह में, ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाए, क्रय विवाह। देखिए क्रय विवाह, इसमें कन्या के माता पिता की कन्या के मूल्य के रूप में धन चुका कर विवाह किया जाता है, और इस वधु मूल्य को संथाल के पोनटका मुंडा को कुरी गोनों को हो और तुतंग पहाड़ियों में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट, खड़िया जनजाति के क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है? तो यह असली विवाह के नाम से जाना जाता है, असली विवाह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, झारखंड के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो झारखंड के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय बॉम्बे में स्थित है ना। झारखंड के केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भारत के संसद द्वारा पारित केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के अधीन किया गया था, और विश्वविद्यालय के आरंभ में अत्याधुनिक तकनीकी अनुष्ठान पर जोर देने के साथ ही साथ प्रासंगिक वर्तमान शैक्षिक अभियान पर विशेष ध्यान केंद्रित करने की दृष्टि से किया गया था, और ये सभी स्कूलों और केंद्रों में 5 वर्षीय एकीकृत स्नातक स्नातकोत्तर पीएचडी कार्यक्रम प्रदान करने की बात की गई थी, और विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम संबंधित नवीन विचारों और शोध प्रावधानों, सहयोग, सहभागिता और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के लिए सदैव खुला है। झारखंड में स्थित होने के कारण सांस्कृतिक अध्ययन विश्वविद्यालय का प्रमुख क्षेत्र है, जो कि देशज संस्कृति अध्ययन केंद्र, आदिवासी का प्रथागत विधि केंद्र, आदिवासी लोक गीत भाषा साहित्य केंद्र और संगीत और प्रदर्शन कला का माध्यम से स्पष्ट होता है। झाके वी के जो कि सहाय से ही सदस्यों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्यावृत्ति प्रोजेक्ट फंडिंग और मान्यताओं से सम्मानित किया गया, और अध्यापक और परामर्श के संबंध से माध्यम से सरकार क्षेत्र में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संगठनों के निरंतर योगदान दे रहे हैं। तो छात्रों के राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक और बाह्य गतिविधियों को पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो ये सभी इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट था, तो याद रखिएगा बरामदे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है 7th, इसमें पूछा जा रहा है कि सही कथन को चुने। भारत का सबसे बड़ा कोल वार्षिक बोकारो में है, तो ये सही है ना। भारत का सबसे अधिक कोल माइंस वाला प्रदेश झारखंड है, तो बिल्कुल सही है। झारखंड में देखिएगा तो कोल माइंस है, माइंस धनबाद। तो कोयला धोवन जो उद्योग है, यह कोयला धोवन उद्योग आपको देखने को मिलेगा जिम्बाब्वे, वेस्ट बोकारो रामगढ़, और लोधना धनबाद, करगाली बोकारो, दुगदा बोकारो, भोजडी धनबाद, पथरडी धनबाद, कर्णपुरा हजारीबाग, जारगढ़ी बोकारो, कथरा बोकारो, ये सभी है। सखी केंद्र का टैगलाइन क्या है? तो यह है इसका वन स्टॉप सेंटर। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। तो जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की साक्षरता दर 66.40% है, तो ये सही है। झारखंड के धनबाद जिले में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड के पुरुष साक्षरता दर 76.84% है, ठीक है ना। तो ये सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्न में से किस
चट्टानों को धात्विक खनिज का भंडारण कहा जाता है? तो यह कहा जाता है धारवड़ यूगिन को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य किस प्रकार जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो ये उष्णकटिबंधीय, ऑप्शन नंबर ए है ना। भारत के जलवायु के नक्शे में वर्तमान में झारखंड के क्षेत्र का अधिक वर्षा और पर्याप्त आर्द्रता का क्षेत्र माना जाता है, ठीक है ना। और वह प्रमुख रेखा महाद्वीपीय भारत में उष्णकटिबंधीय भारत अलग करती है। इसी झारखंड क्षेत्र के उत्तरी भागों से गुजरती है और इस प्रकार संपूर्ण पठारी भूभाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, किंतु ऊंचे पठारी भूभाग होने के कारण यहाँ की जलवायु की स्थिति आसपास की भिन्न है। यह क्षेत्र मानसूनी जलवायु के अंतर्गत आने वाला प्रत्येक मौसम में उतार चढ़ाव को झेलता है, ठीक है ना। राजमहल ट्रेप का निर्माण किस काल में हुआ है? तो यह हुआ जुरासिक काल में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, झारखंड के कोयला निकालने वाली पहली कंपनी कौन सी है? तो यह बंगाल कोल कंपनी है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। कोयला गोडवाना क्रम के चरण उत्पादन भंडारण में झारखंड भारत का प्रथम स्थान है। कोयला का भंडारण भारत में कुल भंडारण का 33% है और कोयले का प्रकार बिटुमिनस है, एंथ्रेसाइट है, झारखंड में मिलने वाली कोयला है। और झारखंड में कोयले का प्रथम खनन झरिया दामोदर घाटी से होता है। झरिया में उत्तम किस्म का कोयला कोकिंग कोयला पाया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के इस नृत्य का नाम एक वृक्ष के नाम पर रखा गया है, तो वह है करम नृत्य है ना। करम पूजा की जाती है, झारखंड में सर्वाधिक लोकप्रिय पर्व है और पर्व बहन अपने भाइयों के सुख समृद्धि के लिए करती है और इसमें करम वृक्ष का विशेष महत्व दिया जाता है ना, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न से एक चित्रकला का एक शैली नहीं है, तो इसमें देखिएगा तो लहुसा नहीं है। लहुसा चैत्र वैशाख या विशेष प्रकार का नृत्य है, नृत्य किया जाता है झारखंड के जनजातियों के द्वारा अपनी पगड़ी पर मोर के पंख वादन दल द्वारा इस नृत्य को लगाया जाता है ना, तो याद रखिएगा। बल्कि ये सभी आपका क्या चीज़ है, चित्रकला है, लेकिन लहुसा क्या है, एक लोक नृत्य है ना। नेक्स्ट, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ निम्न में से कहाँ पे स्थित है? तो ये चतरा जिला में स्थित है। झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें, तो लगभग 38 यानी 38 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जोहार का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हार्नेस रूरल ग्रोथ है इसका, ठीक है ना। इसका योजना आया था रामनाथ कोविंद के द्वारा, जोहार योजना 15 नवंबर 2017 को, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य के क्रम से झरिया, रानीगंज, तालचेर और कोरबा कोयला क्षेत्र संबंधित है? तो यह झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के अंतर्गत वर्ष 2021-22 में कितने भूमि उपचार का लक्ष्य रखा गया है? यह रखा गया 1 लाख हेक्टेयर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में कहाँ से आपदा प्रबंधन केंद्र का परिचालन किया जाता है? ये किया जाता है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, झारखंड में कौन सा जिले भूकंप जोन से आते हैं? तो गोड्डा और साहिबगंज, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। जोन 4 में देखिएगा तो गोड्डा, साहिबगंज, जोन 3 में सब आपको देखने को मिलेगा और जोन 2 में रांची, लोहरदगा, खूंटी, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये सभी है। नेक्स्ट है, राज्य में वज्रपात के संबंधित आपदाओं को बचाव हेतु विशिष्ट ट्रेनिंग मॉड्यूल किसके द्वारा तैयार किया गया है? ये किया गया श्री कृष्ण लोक प्रशासन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है 87 देखने को मिलेगा आपको, हाथियों के हमले में झारखंड राज्य में जान गंवाने वाले व्यक्तियों की का औसत क्या है? तो देखिए, औसत अगर बात करेंगे तो 800 प्रति व्यक्ति है, प्रति वर्ष का, है ना, व्यक्ति प्रति वर्ष है। राज्य में हाथियों के कुल अनुमानित संख्या 700 से आसपास है। हाथियों के आक्रमण में कुल जो है 860 व्यक्ति की मृत्यु वर्ष 2004-05 में, वर्ष 2012-13 के दौरान हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर हाथियों के हमले के मरने वाले लोगों की औसत अगर देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पर तो 300 व्यक्ति प्रति वर्ष है, जबकि झारखंड स्तर पर देखा जाए तो जान गंवाने वाले व्यक्तियों की औसत है 800 व्यक्ति प्रति वर्ष, यानी प्रत्येक साल 800 व्यक्ति की जान गंवा जाते हैं। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और 300 व्यक्ति पूरा सेंट्रल लेवल पे, ठीक है ना। कैंपा यह बेसिकली का गठन कब हुआ था? तो याद रखिएगा 2009 ईस्वी में, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है 89, झारखंड की पुनर्स्थापना और पुनर्वास नीति प्रकाशन झारखंड के बजट में कब किया गया था? तो यह किया गया था 25 जुलाई 2008 को। नेक्स्ट है, राज्य शून्य प्रदूषण उत्सर्जन संयंत्रों की स्थापना करने
का लक्ष्य किस औद्योगिक नीति के उद्देश्य है? तो यह झारखंड औद्योगिक एवं प्रोत्साहन नीति 2016। किस जिले में वनांगीन की समस्या नहीं है? तो यह आपको देखने को मिलेगा दुमका में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वनांगीन की समस्या पर रोकने वाला क्या का उपाय है? तो पुराने जिन शीर्ष पेड़ों को काटकर हटा देना, सड़क बनाकर वनों को विभाजित कर देना, फायर टायर वॉच स्थापित करना, ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, गोड्डा जिले के ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की राजमहल के मटिया खुले कोयला खदान की मिट्टी धंसने से 11 श्रमिकों की मौत हुई है। यह घटना कब की है? तो यह फेमस है 29 दिसंबर 2016 को। यह कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से राजमहल में ललमटिया खुले कोयला खदान से ये जुड़ा हुआ है, जिसमें मौत हो गई थी 11 श्रमिकों को, मजदूर को। ठीक है ना। जैसे झारखंड राज्य में गंगा संरक्षण प्राधिकरण का गठन हुआ था, याद रखिएगा 30 सितंबर 2009 को। नेक्स्ट, भारत में झारखंड पहला ऐसा राज्य है जहां पे जल छानन विषय पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालन किया जा रहा है, और इसका संचालन झारखंड सरकार और किस संस्थान द्वारा किया जा रहा है? तो साथ ही साथ इग्नू के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी है ना। झारखंड भारत में पहला राज्य है जहां पे जल छानन विषय के डिप्लोमा पाठ्यक्रम झारखंड सरकार के सहयोग से इग्नू द्वारा संचालन किया जा रहा है। ठीक है ना। भारत प्राकृतिक सौर एवं गोद संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो यह नामकुम में है, नामकुम रांची में है। ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में पर विचार करना है, और देखिए कि झारखंड में सिल्क डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट फेहल रांची में स्थित है, तसर अनुसंधान केंद्र रांची में स्थित है, और सिल्क पार्क इरवा रांची तथा राजनगर सरायकेला खरसावां में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सभी सही है। ठीक है ना, डी। नेक्स्ट है, बुद्ध भगत तरन ताल स्टेडियम झारखंड में किस जिले में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? रांची जिला में। ठीक है। जैसे किरण स्टेडियम कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। इसके बाद शताब्दी स्टेडियम रांची में है। रांची में आपको क्या देखने का? बिरसा मुंडा स्टेडियम, बुद्ध भगत तान लाल स्टेडियम, फिर रांची में जयपाल स्टेडियम, में मेकॉन स्टेडियम है ना, एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम, रांची में फिर मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स स्टेडियम देखने को मिला, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, बोकारो में मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम, हजारीबाग में देखने को मिलेगा क्या चीज़? हजारीबाग स्टेडियम। जमशेदपुर में बताइए, जमशेदपुर में मोहन आहूजा इंडोर स्टेडियम की बात कीजिएगा तो है आपको किनन स्टेडियम है। इसके बाद जेआरडी कॉम्प्लेक्स स्टेडियम, ये तो खुद पता चल जा रहा है। ठीक है ना। दुमका में इंडोर स्टेडियम है, याद रखिएगा। गुमला में आपको अल्बर्ट एक्का स्टेडियम फेमस है। तो ये सभी है इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 99 प्रश्न देखिए। रांची जिले के मैक्सकुलीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह मध्यकालीन काल के अवशेष के लिए प्रसिद्ध है, या एंग्लो इंडियन के लिए प्रसिद्ध है, या प्रागैतिहासिक काल के लिए प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक काल के लिए? तो एंग्लो इंडियन आप सभी जानते हैं, उसी लिए फेमस है। एकमात्र ऐसा गांव है ना मैक्सकुलीगंज में। ठीक है ना। मैक्सकुलीगंज ये झारखंड के राज्य का एक छोटा पहाड़ी शहर है, जो कि राजधानी रांची के उत्तर पश्चिम की लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और यह शहर के समय के एक महत्वपूर्ण एंग्लो इंडियन समुदाय का करता है, लेकिन इसका काफ़ी पतन हो चुका है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रो स्टील झारखंड राज्य में किस जिले में स्थित है? तो ये बोकारो में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। वर्ष 2021 में बोकारो के लिए उम्मीद भरा है, खासकर बेरोजगारी युवाओं के लिए। वर्ष खुशियों लेकर आने वाली एक नए वर्ष 2000 लगभग 20,000 बेरोजगारों युवाओं को नियोजन मिलने की संभावना है, क्योंकि कई अधूरे योजनाएं पूर्ण होने वाली है, वहाँ नहीं प्रोजेक्ट चालू होने वाले हैं। इस दिशा में बोकारो स्टील प्लांट तथा इलेक्ट्रो स्टील वेदांत प्लांट विस्तारीकरण का कार्य महत्वपूर्ण रूप से रोजगार का केंद्र बनेगा। इसके अलावा बोकारो में शहरी गैस आपूर्ति योजना, बोकारो में हवाई अड्डे का निर्माण ऐसे महत्वपूर्ण कार्य है जिससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 10 से 1500 नए रोजगार का अवसर का सृजन होगा। इसके अलावा बोकारो में औद्योगिक के क्षेत्र के अंतर्गत में कई ऐसे उद्योग हैं जिनका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है। इन उद्योगों को मार्च से अगस्त के बीच उत्पादन प्रारंभ होने वाली है, और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भारत पेट्रोलियम का गैस बैटलिंग प्लांट है, तेल डिपो बियाडा में बियर का कारखाना शामिल है, जहां पे प्रत्यक्ष रूप से 10,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना थी। सभी कुछ इम्पोर्टेंट योजनाएं के तहत बात की जा रही है। तो आई होप सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। सेशन नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।